कंडीशन स्टेटमेंट और आउटपुट डेटा को यूज करके बनाएंगे। इसके बाद थर्ड और फोर्थ हमारी क्लास जो है वो आपके इनपुट डेटा, आउटपुट डेटा, और लास्ट क्लास जो होगी हमारी जिसमें पूरे स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे। तो ये एक बेसिक सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग का स्टेप्स होते हैं। इसके बाद वी विल थिंक अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। नाउ एज यूजुअल there are the 10 programming steps. 4 steps are independent to computer hardware and software. तो सबसे पहला स्टेप क्या है? एनालिसिस ऑफ टास्क, जिसमें हम देखेंगे कि प्रोग्राम में हमें क्या गिवन है, क्या फॉर्मूला गिवन है, क्या इनपुट हमें डायरेक्टली दे रहे हैं, और क्या प्रोसेसिंग स्टेटमेंट होगा, और क्या हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है। तो ये थॉट हमारा सबसे पहले आना चाहिए। सेकंड थॉट हमारा आना चाहिए कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अवर गिवन टास्क यूजिंग द फ्लो चार्ट। ग्राफिकली हम कैसे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम ग्राफिकली के बाद स्टेप बाय स्टेप राइट करते हैं, जिसको हम एल्गोरिथम कॉल्ड करते हैं। तो दिस इज नोन एज ए टेक्निकल टर्म, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, एनालिसिस, दिस इज द टेक्निकल टर्म। नाउ एट द एंड we will say the dry run, or that will be the your truth table of the your analysis. हमने जो एनालिसिस किया उसमें इनपुट डेटा के द्वारा हमें आउटपुट डिजायर्ड डेटा मिलना चाहिए। ठीक है, तो लेट वी विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, एंड दिस आर द इंडिपेंडेंट ऑफ अवर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। नाउ द नेक्स्ट, हाँ यस टेल मी। वो ना मैं बोल रही थी कि थर्ड के उसमें जो आपने क्वेश्चंस दिए थे वैल्यू निकालने वाले, बट हाँ वो बाद में अभी बात करेंगे, मैं पहले कर लूं क्योंकि दिस इज द कमिंग इन द वीडियो। ओके सर। ओके, तो द नेक्स्ट 6 स्टेप्स आर द कोडिंग, टाइपिंग प्रोग्राम एंड सेविंग इन कंप्यूटर, देन कंपाइलिंग एंड रनिंग प्रोग्राम, एंड वेरीफाई ड्राई रन, and testing with the different input data, and finding limitation of our program. तो सबसे पहला इसमें स्टेप है कोडिंग। तो हमको जब प्रोग्राम पूरे तरीके से समझ में आ गया तो हम एक लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, उस लैंग्वेज में हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग बनाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग होता है वो पेपर पेंसिल से ही करना चाहिए। अब उसके बाद जब हमारा पूरा फेयर हो जाए कोडिंग, उसके बाद हम उसको टाइपिंग करेंगे इन एडिटर ऑफ आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसे सेव कर देंगे, जिससे कि कभी भी हमारा प्रोग्राम ओपन करते हैं तो हमें फिर से मिलना चाहिए। अब ये कॉन्फिडेंस हो गया कि इस प्रोग्राम को मुझे रन करना है। तो रन करने के लिए सबसे पहले कंपाइल करना चाहिए। कंपाइल करके चेक कर लीजिए कि उसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर है तो वो हम तुरंत दूर करना चाहिए, अदरवाइज बाद में हमें उसको बिना सिंटैक्स एरर के द्वारा हम प्रोग्राम रन नहीं कर सकते हैं। और जब हमें पूरी तरीके से 0 सिंटैक्स एरर हो जाए फिर वी विल गो फॉर द रन, फिर हम उसे रन करेंगे प्रोग्राम और डिजायर इनपुट और आउटपुट वेरीफाई कर लेंगे जो हमने टेबल बनाया है ड्राई रन में। इसके बाद हम एक अननोन नंबर लेंगे जिसका इनपुट करके आउटपुट चेक कर लेंगे। तो ये हमारी टेस्टिंग हो जाएगी। अब उसके बाद हमें ये पता करना है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ तक एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है, इसका लिमिट क्या है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू किसी हो सकती है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंट होता है इंटीजर, फ्लोट होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो इन सब के भी एक रेंज है। फ्रॉम एक्स टू वाई ही आपको वैल्यू मिलेंगे, उसके बाद वो गार्बेज मिलना शुरू हो जाते हैं। तो लेट दैट विल बी अंडरस्टैंड, हम उसको प्रैक्टिकली में देखेंगे। तो दिस इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द यूर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर। तो ये 6 जो स्टेप हैं इसमें हमको टेक्निकली थॉट लेना चाहिए, लेकिन ऊपर के 4 स्टेप में हमें विदाउट टेक्निकल काम करना चाहिए, बिल्कुल लेमैन तरीके से। मुझे कंप्यूटर नहीं आता है ये मान के हमें ये ऊपर के 4 स्टेप करने चाहिए। तो दिस इज ऑलवेज माय एडवाइस कि इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द 5 प्रोग्राम। द फर्स्ट प्रोग्राम विल बी राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एडिशन ऑफ 2 + 4, है ना। ये हमारा टास्क है कि हमें इस इक्वेशन के द्वारा डायरेक्टली आउटपुट करना है और रिजल्ट आएगा। ये आपका कोई वेलकम प्रोग्राम
नहीं है, ठीक है ना। एडिशन ऑफ 2+4 है, इट इज नॉट ए वेलकम प्रोग्राम। हमें 2+4 को डिस्प्ले नहीं करना है, हमें 2+4 का रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। नाउ इन प्लेस ऑफ 2+4 वी हैव ए वन बिग एक्सप्रेशन, जिसमें मैंने कुछ दूसरे ऑपरेटर भी यूज कर लिए हैं। तो इसमें कितने ऑपरेंड हो गए, 4 2 4 2 8। तो टोटल इसमें 5 ऑपरेंड है, और कितने ऑपरेटर होंगे, 1 2 3 4। तो 4 ऑपरेटर है। तो ये सब बाइनरी कंसेप्ट में है। क्यों, क्योंकि हर ऑपरेटर के ऊपर 2 ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, तो इसके अंदर सारे ऑपरेटर बाइनरी कहलाएंगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक ही 8 और 3 का एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एक ही प्रोग्राम में हमें ये एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है। पहले वाले प्रोग्राम में केवल हमने एडिशन किया था, यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन भी है। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन नहीं दिया है, तो इक्वेशन हमें बनाना पड़ता है। अब हम देखेंगे कि क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी भी वैल्यू का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो मैथमेटिक्स में क्यूब 7⁻³ होता है। तो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये हम भी इसमें देखेंगे। और लास्ट हम देखेंगे कि डिविजिबल और रिमाइंडर ऑपरेटर का क्या आउटपुट आता है। ये हम थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए एक प्रोग्राम देखेंगे। तो दिस आर द अवर टुडे 5 प्रोग्राम्स। नाउ द फर्स्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2+4। तो देखिए 2+4 में एनालिसिस क्या होगा, इसमें इनपुट नहीं होना चाहिए, करेक्ट। इनपुट नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमें वैल्यू मालूम है। नाउ इस प्रोग्राम में हमें इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इक्वेशन हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, तो हमें इसमें कैलकुलेट करना है और आउटपुट करना है, ये दोनों काम करेंगे। अब दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले इनपुट नॉट एप्लीकेबल, कैलकुलेट एंड आउटपुट। तो मैंने इस दो इवेंट को एक साथ कर लिया, कैलकुलेट एंड आउटपुट दोनों को साथ में कर लिया। और मैं डायरेक्टली यहाँ पर 2+4 लिखूंगा अपने प्रिंट एफ में, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 6 इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो कैलकुलेट भी हो गया और आउटपुट भी हो गया। तो इस तरीके से मैं अपने प्रोग्राम में मर्ज भी कर सकता हूँ। अब इसका फ्लो चार्ट देखिए। इस फ्लो चार्ट में हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि 3 मेन स्टेप्स है। एक स्टार्ट होगा, उसके बाद कैलकुलेट और आउटपुट जो कि मर्ज है, उसके बाद हम डायरेक्टली आउटपुट करेंगे। इसमें 2+4 देखिए डबल कोट में नहीं है, अगर ये डबल कोट में होता तो ये बन जाता वेलकम प्रोग्राम। तो ये 2+4 वेलकम प्रोग्राम नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कर रखेंगे। पर मुझको यहाँ पर 2+4 को डायरेक्टली रन करना है। तो अब मैं देखिए इसको एल्गोरिथम में क्या करूंगा, इसी फ्लो चार्ट को मैं एल्गोरिथम में लिख लिया। स्टार्ट करेंगे, मतलब एक करली ब्रैकेट आएगा, ओपन करली ब्रैकेट आएगा, देन राइट 2+4। मैं आउटपुट स्टेटमेंट में 2+4 लूंगा, जिसके वो कैलकुलेट भी हो जाएगा और उसका आंसर भी मिल जाएगा। अब उसके बाद करली ब्रैकेट बंद कर दूंगा, दैट इज द एंड ऑफ माय प्रोग्राम। अब सर इसको हम बिना कोई सिंबल लगाए इसका आउटपुट आ जाएगा क्या, मिल जाएगा, एरर नहीं आएगा कोई? बेटा ये हम ड्राई रन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ना ऊपर के 4 स्टेप जो हैं वो लेमन जैसा कंसेप्ट में है। इसमें प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर को हम अभी टच नहीं कर रहे हैं। ये अगर मेरा थॉट है, सबसे पहले हमारा ड्रीम होना चाहिए। अगर हमारा ड्रीम है तो हम इम्प्लीमेंट जाएंगे और उसका हम एप्लीकेशन पर जाते हैं। तो कभी भी मैं सबसे पहले आपको ड्रीम के तरफ मोटिवेट करता हूँ कि आप पहले ड्रीम देखिए। और ड्रीम देखने के लिए हमने केवल एनालिसिस, फ्लोचार्ट, एल्गोरिथम और ड्राई रन लिया है। तो ये आप जो कर रहे हैं ये टेबल के अकॉर्डिंग रन कर रहे हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग में ये रन हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखिए हम 2 बार प्रोग्राम रन करेंगे, पहले बार और दूसरे बार। और यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट में हमारा कोई भी डेटा इनपुट नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेट और आउटपुट में हमारे पास डायरेक्टली 6 और 6 मिलना चाहिए। तो 2 बार मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो 6 मिलेगा, दूसरे बार भी 6। तो ये मेरा प्रोग्राम डायनेमिक नहीं होके स्टैटिक हो गया। क्यों, क्योंकि ये इनपुट पर डिपेंड नहीं है। तो दिस इज द माई एनालिसिस एट द 4 स्टेप। नाउ द नेक्स्ट, अब देखिए सबसे पहले कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग में हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग में हमने क्या किया कि 2 हेडर फाइल ले ली है,
ठीक है, ये मैं टर्बो में बना रहा हूँ, आप दूसरे किसी में भी बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट हेडर फाइल यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने दो हेडर फाइल ली है, पहला है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए है, और कोनियो यानी कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए है। तो ये दोनों हेडर फाइल मैं यूज कर रहा हूँ। std को यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे printf यूज करना है। कोनियो क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्लियर स्क्रीन और गेट ch करना है। तो इस तरीके से मुझे हर एक हेडर फाइल की जो भी जरूरत है उसे पता रहना चाहिए कि मैं क्यों यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने वॉइड लगाया है, तो ये मेरा फंक्शन जो है मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मेन फंक्शन के लिए कोई भी हेडर फाइल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन आपका इनबिल्ट और स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होता है। लेकिन ये हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा पहला फंक्शन मेन के नाम से ही जाना जाएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास में जो है, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में भी एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी फंक्शन हो गया। अब ये फंक्शन के अंदर ये प्रोग्राम रन होंगे, लेकिन ये प्रोग्राम के बाद ये कोई भी रिटर्न नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ वॉइड लिखा है। तो वॉइड आपके C++ में एक डेटा टाइप भी काम करता है, लेकिन सी में वॉइड डेटा टाइप नहीं है। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। अब देखिए इस प्रोग्राम में हमको करली ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया और एंड किया, तो ये करली ब्रैकेट हम स्टार्ट और एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमने असेंबली क्या की है, सबसे पहले हमने क्लियर स्क्रीन कर दिया। जो भी हमारा प्रीवियस स्क्रीन है वो पहले क्लियर होना चाहिए, और ये इसका सिंटेक्स है, हम किस तरीके से इसे यूज कर रहे हैं। तो इट इज ए CLR क्लियर SCR स्क्रीन। ठीक है, अब ये भी एम्प्टी है, यानी कि ये कोई भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेमीकोलन लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। अब प्रिंट एफ पर ही ध्यान देना है हमको। प्रिंट एफ में क्या हो रहा है देखिए ध्यान से, 2 + 4 = %d और 2 + 4। देखिए इसमें हर चीज का एक मीनिंग है। कंप्यूटर लैंग्वेज में हर सिंबल का एक मीनिंग होता है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें ध्यान से, प्रिंट एफ एक फंक्शन है, तो कैसे पता चला फंक्शन है, तो इसमें देखिए पैरेंथेसिस लगा है, लेफ्ट पैरेंथेसिस लगा है, राइट पैरेंथेसिस लगा है। अब इस फंक्शन में दो पैरामीटर होते हैं, है ना, इसमें दो पैरामीटर दिख रहे हैं, ये कॉमा लगा दिया मैंने, तो इसमें दो पैरामीटर दिख रहे हैं। दिस इज द वन पैरामीटर जिसमें डबल कोट का यूज किया है, और यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर लिया है जिसमें कि डबल कोट का यूज नहीं किया है। अब ध्यान से देखिए कि 2 + 4 में जब आप डबल कोट यूज कर रहे हैं तो ये बन जाता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये एज इट इज मुझे प्रिंट होना है। और यहाँ %d का मतलब क्या हो गया कि यहाँ की जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो कैलकुलेट होके यहाँ पर वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। तो दिस 2 + 4 इज नोन एज ए आर्गुमेंट, एंड 2 + 4 = %d इज नोन एज ए कंट्रोल स्ट्रिंग। ये कंट्रोल कर रहा है प्रिंट एफ को। ठीक है, तो इसको जब मैं आउटपुट करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, देखिए 2 + 4, तो 2 + 4 एज इट इज मिल रहा है, = भी एज इट इज मिल रहा है। केवल 6 यहाँ पर क्या है, इस कंट्रोल स्ट्रिंग से आ रहा है %d से, तो %d में 6 आएगा। तो ये मुझे आउटपुट में आपको समझाना है कि हम इस तरीके से अपना डिजायर इनपुट और आउटपुट बनाते हैं। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट प्रोग्राम। सर एक डाउट था सर, अगर इस प्रोग्राम को हम अगर 2 को एक वेरिएबल में असाइन कर दे और 4 को एक वेरिएबल में असाइन कर दे, हाँ, और मतलब अगर ले ले कि a = 2 एंड b = 4, हाँ, और फिर अगले स्टेटमेंट में a हाँ, + b कर दे और जो नया जो उनका आंसर है उसको एक अलग वेरिएबल में दे दे। हाँ, तो उसमें क्या है कि आपके पहले डेटा टाइप बढ़ जाएंगे, यानी आपके 3 डेटा टाइप बढ़ेंगे। कौन कौन से? ए बढ़ेगा, बी बढ़ेगा और सी बढ़ेगा, क्योंकि ए में 2 रखोगे, बी में 4 रखोगे, और सी क्या होगा, सी = 2 + 4 होगा। यस ठीक सर। है, तो उसको तो वेरिएबल मैं अभी इसलिए उसको अभी मैं यहाँ पर आपको एकदम से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो अभी मेरे पास में विदाउट वेरिएबल प्रोग्राम चल रहा है। तो विदाउट वेरिएबल पहले आप इसको क्लियर करो, फिर वेरिएबल आ जाने के बाद में और इनपुट आने के बाद में प्रोग्राम डायनेमिक पूरा हो जाता है। ठीक है, तो अभी तक मेरा प्रोग्राम स्टैटिक चल रहा है। अब देखिए सेकंड प्रोग्राम, मेरे पास में एक एक्सप्रेशन है, उसे मुझे रिजल्ट देना है। तो आप इसको है ना दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका क्या है, डायरेक्टली 2 + 4 जैसा मैंने बताया वहां पर इसको लिख दीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसको अभी दूसरे तरीके से बताऊंगा, इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मैंने इसको बना लिया x = दिस फॉर्मूला। तो ये मेरे पास में
मेरा एक फॉर्मूला बन गया है। अब x इज इक्वल टू दिस, तो मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा और ना कि मैं इसको डायरेक्टली अपने प्रिंटफ में लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि बड़े एक्सप्रेशन को प्रिंटफ में नहीं लिखना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेशन से हमें ऑलवेज बचना चाहिए। अगर इसमें आप इंटरमीडिएट रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। मैं अगर चाहूँ तो इसको 8 × 2 को अलग बना दूं, फिर 2/4 अलग बना दूं, फिर इसको भी मैं इंटरमीडिएट कर सकता हूँ। लेकिन अभी इस प्रोग्राम में कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के लिए हमने डायरेक्टली क्या लिया, x इज इक्वल टू दिस। तो अब देखिए ध्यान से हाँ, इसमें प्रोग्राम में x का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें यूज करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगेन इनपुट नॉट एप्लीकेबल, इनपुट नहीं है। ये जो x दिख रहा है ये इनपुट वेरिएबल नहीं है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस प्रोग्राम में अननोन तो x है। तो ये अननोन जो x है, कभी भी याद रखेंगे, जो लेफ्ट साइड होता है इज इक्वल टू का, वो एग्जैक्टली आउटपुट होता है, और जो राइट साइड में अगर वेरिएबल है या अननोन लेबल है उसे हम इनपुट बोलते हैं। तो ये क्लियर रखिएगा कि इनपुट किसको बोलना है और आउटपुट किसको बोलना है और कैलकुलेट किसको बोलना है, ठीक है। जो कैलकुलेट है वो आउटपुट हो सकता है, पर कभी कभी कैलकुलेट वाले इंटरमीडिएट कैलकुलेशन भी होते हैं, तो वो डायरेक्टली आउटपुट पे नहीं जाएंगे, उसका फाइनल स्टेज आउटपुट पे जाएगा। तो लेट सेकंड, अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेट x। तो ये x मैंने यहाँ से ही डिराइव कर लिया है, तो ये x जब भी मैं बोलूंगा तो ये वाला इक्वेशन रन होगा। अब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट भी x हो गया। तो इस तरीके से मैंने अपना एक एनालिसिस बनाया है। अब इसको ग्राफिकली कैसे करेंगे, देखिए ग्राफिकली भी हमको क्या करना है, सिंपली हमको क्या करना है, x को मैं एक कैलकुलेशन, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक नया एक ग्राफिक टूल दे रहा हूँ, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बॉक्स हम यूज करेंगे किसके लिए, कैलकुलेशन स्टेटमेंट के लिए। सर्कल हम यूज कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, और रोम्बस हम यूज कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। अभी इनपुट स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन आउटपुट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से ग्राफिक्स हमारे स्टैंडर्ड हैं, इसी को हम यूज करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। मैं इसको थ्योरी अभी लूंगा तब और क्लियर करेंगे आपको, ठीक है। नाउ इन दिस एल्गोरिथम स्टार्ट आ गया, एंड आ गया। अब x का पूरा एज इट इज वैल्यू आ गई और राइट x कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम हमारा लेमन लैंग्वेज में प्लानिंग बन गई। अब इसको मुझे क्या करना है, एक ट्रूथ टेबल बना लूंगा मैं। इस ट्रूथ टेबल को मैं हैंड रन बोलता हूँ या ड्राई रन बोलता हूँ, जो विदाउट कंप्यूटर मुझे अपने थॉट से कंप्लीट करना है। जैसे मैं बोलूंगा फर्स्ट, तो पहला क्या है, इनपुट। अब मेरे प्रोग्राम में इनपुट है नहीं है, कैलकुलेशन में क्या हो रहा है, x कैलकुलेट हो रहा है, तो x को मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 6 मिलना चाहिए। अब ये जो 6 मिलेगा x में, उसे मैं राइट करूंगा तो मुझे यहाँ पर 6 मिलेगा, ठीक है। पिछले वाले प्रोग्राम में कैलकुलेट एंड आउटपुट साथ में था। अब इसमें 6 कैसे मिलेगा ये तो आपको पता होना चाहिए। 6 कैसे मिलेगा, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा ये इक्वेशन राइट टू लेफ्ट होगा कि लेफ्ट टू राइट होगा, मतलब ये 4 2 8 की स्टार्ट होगा या 8 2 4 2 4 होगा। तो नॉर्मली हमारे जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि हमारे प्रायोरिटी में कौन कौन से ऑपरेटर पहले लेवल में आते हैं और सेकंड लेवल में आते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में एस्ट्रिक और स्लैश ये आते हैं फर्स्ट लेवल में। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 8 × 2 हो जाएगा, तो 8 × 2 इज द 16। अब 16 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा, ठीक है। तो एंड 4 + 2 दैट विल बी योर, है ना, 4 + 2, एक सेकेंड, इसमें हाँ इसमें मेरे को थोड़ा सा गलत है, इसमें मुझको क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ इसमें क्या करना है, ये करिए, एक इक्वेशन थोड़ा सा रॉन्ग है, मेरे को बार बार कंफ्यूज हो गया। दिस इज यूर माइनस एंड दिस इज यूर प्लस, ठीक है, ये आप यूज करेंगे। दिस इज यूर माइनस एंड दिस इज यूर प्लस, इसको इस तरीके से तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो 6 मिलेगा, नहीं तो 4 2 मिल रहा था वो आपको पहले, ठीक है। मेरे को सब जगह वो चेंज कर देता हूँ मैं, एक दिस इज यूर 4 एंड दिस इज यूर प्लस, ओके। तो लेट दिस इज द माय प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने इसको एनालिसिस किया, फ्लो चार्ट किया, एल्गोरिथम किया। हाँ, अब देखिए आउटपुट। अब आउटपुट में क्या मिलेगा, 8 × 2 दिस इज द 16,
अब 16 में मैं 4 से इसे डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट ए 4। अब मेरे पास क्या है 4 माइनस 2 प्लस 4 है, तो 4 माइनस 2 विल बी द 2 एंड द 2 प्लस 4 विल बी द 6। तो ये हमको आंसर 6 मिलना चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जल्दी से प्रोग्राम देखें। अब इस प्रोग्राम में देखिए हमने क्या किया है, इंट एक्स लिया है। जो अभी स्टूडेंट एक पूछ रहा था मुझे कि कैसे करना पड़ेगा अलग से वेरिएबल, तो ये अलग से वेरिएबल का कंसेप्ट है इंट एक्स। तो मैंने एक्स को इंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया, तो ये एक्स मेरा इंटीजर टाइप हो गया। तो ये मेरा कभी भी फ्लोट नंबर यानी डेसिमल नंबर के वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको इंट एक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब देखिए सब जगह मेरा एक्स हो रहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू 6 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू नहीं मिल रहा है, तो मैं अलग से इसको पहले ठीक करूंगा, x इज इक्वल टू करूंगा। तो ये मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए x इज इक्वल टू 6। तो ये मुझे आउटपुट मिल रहा है x इज इक्वल टू 6। तो ये एक मेरा प्रोग्राम जो इस तरीके से बनाना था और मुझे मिल रहा है। देखिए प्रोग्रामर पहले अपने थॉट को सेटिस्फाई करे, सबको सेटिस्फाई करने के लिए आप नहीं बैठे हो। प्रोग्रामर कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई करेगा सबसे पहले, फिर दूसरों की देखिए सबकी बात एक बार सुनने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले हम अपना थॉट को बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें और रिजल्ट देखें, तो ये पहला रिक्वायरमेंट है। हम दूसरी रिक्वायरमेंट बाद में करेंगे। अब हमें क्या करना है, 8 और 3 को साथ में करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एडिशन का एक इक्वेशन बना लिया, ऐड इज इक्वल टू 8 प्लस 3 कर लिया। उसके बाद मैंने क्या बनाया, सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 3। तो ये मैंने बनाया है, ठीक है। प्रोग्राम में तो वर्डिंग में दिया है, मैंने उसे बनाया है। तो कभी कभी हमको इस तरीके से करना पड़ता है कि प्रोग्राम में आपको दिया नहीं रहता, आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। नाउ लेट इनपुट इसमें भी नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम हाँ बोलो सर इनपुट इनपुट होता क्या है इनपुट? हाँ वो अभी आएगा इनपुट में कल। लिखते क्या है? इनपुट में हमको स्कैन एफ लिखना है, ठीक है। स्कैन एफ का अभी मैं कंसेप्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट को एकदम से सारे स्टेप्स एकदम से गो थ्रू नहीं हो पाते, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। देखिए हमको स्टार्टिंग में क्या है, बिल्कुल है ना, गियर नंबर 1 पे चलना है। फिर हम देखना इतना फास्ट मतलब बुलेट ट्रेन चलाएंगे कि आप लोगों को मजा आएगा, क्योंकि इनिशियली बुलेट ट्रेन चला देंगे तो कंफ्यूजन से भरा हुआ बुलेट ट्रेन चलेगा, तो कहीं ना कहीं टारगेट अलग हो जाएगा। तो अवर रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट वेरी वेरी स्लो। हाँ बोलो। सर हम लोगों पहले एक्सपेरिमेंट में भी तो हम लोग इक्वेशन बना सकते थे ना, जैसे इसमें हम लोगों ने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 8 प्लस 3 के बनाई, तो उसमें भी तो हम लोग बना सकते थे। बना सकते थे, लेकिन मैंने आपको वैरायटी बताई है कि ये बनाना और उस, देखिए कोई भी चीज में हमको ये याद रखना है कि ए भी हो सकता है बी। देखिए ऑलवेज यू रेडी विद द वेरियस एक्टिविटी, ठीक है। एग्जैक्टली इट इज नॉट लाइक दैट कि यही प्रोग्राम लिखना है। जैसे एग्जाम में अगर आपको आया कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2 प्लस 4, तो उस समय आप उसको एक x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मुझे इस तरीके से स्टेप लेने हैं। आप जब एनालिसिस जब आप एग्जाम में बनाओगे तो थोड़ा आप चेंज करोगे, तो उसको भी मैं 10 प्लस 10 दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज को मैं बता रहा हूं आपको कि इस प्रोग्राम में आप पहले वाला भी ऐसा बना सकते थे और दूसरे वाले में भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है मैं डायरेक्टली प्रिंट एफ में भी 8 प्लस 3 और 8 माइनस 3 भी ले सकता हूं। ओनली आई एम गिविंग द वेराइटी। और देखिए दूसरी बात मेरे को और एक इंपॉर्टेंट आपको समझानी है, कभी भी प्रोग्रामिंग में आपको क्या है कि बेसिकली हमको है ना यूजर फ्रेंडली बनाना है। हमको यूजर फ्रेंडली का मतलब ये होना चाहिए कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे लेमैन को पहुंचना चाहिए, उसके पास कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की बार बार कर रहा हूँ कि एनालिसिस में भी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इनपुट में भी यूजर फ्रेंडली और आउटपुट में भी यूजर फ्रेंडली। जब आप पूरा यूजर फ्रेंडली कल्चर लेके आएंगे तो ही प्रोग्राम सक्सेस होगा। तो लेट दिस इज द योर फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, ऐड 8 प्लस 3 और सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, तो मैं लिख देता हूँ। तो दिस इज द योर 8 माइनस 3 और 8 प्लस 3। तो एडिशन में 8 प्लस 3 एंड योर
दिस इज द योर 8 माइनस। तो ये हमारे पास में आउटपुट आ गया ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो अब देखिए ध्यान से, स्टार्ट, कैलकुलेट, राइट एंड एड। तो यहां तक मेरा क्लियर है। नाउ कम टू दी योर ट्राई रन। देखिए अब ट्राई रन को थोड़ा सा मैं फिर इलाबोरेट कर रहा हूँ। कैलकुलेट में देखिए 2 कॉलम बना दिए मैंने, एक तो बना दिया है ऐड का और दूसरा बना लिया है सब्ट्रैक्ट का। आउटपुट में भी देखिए मैंने 2 कॉलम बनाए। तो ये मैंने अपने समझने के लिए बनाए हैं कि इस तरीके से मेरा प्रोग्राम रिस्पॉन्स करेगा। देखिए मुझे पता रहना चाहिए कि मेरा प्रोग्राम कैसा रिस्पॉन्सिव है, उसी के प्रकार से मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो मेरा ऐड में 11 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट में 5, आउटपुट में भी 11 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट में 5। सेकेंड बार में रन कर रहा हूं तो भी यही मिल रहा है। इसका मतलब कि मेरा प्रोग्राम इनपुट बिल्कुल नहीं ले रहा है और आउटपुट वो एज इट इज कांस्टेंट दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज ए स्टैटिक प्रोग्राम। अब देखिए इसमें मैं कोडिंग करूंगा तो कैसे करूंगा। इसमें कोडिंग सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 मैं ले रहा हूँ। ऐड को मैं इस तरीके से लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट को इस तरीके से लिखूंगा, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट है %d ऐड एंड अब आपके साथ में इसको सिखाते हुए करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को देखिए कि जब आप इसको रन करेंगे तो रन करने में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 11 और 5। देखिए इसको थोड़ा सा मैं अगर यूजर फ्रेंडली बनाना चाहता हूं तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर मैं ऐड लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ तो सर डाउट था एक। हाँ बोलो सर %d का यूज किसके लिए कर रहे हैं? %d का मतलब है बेटा डेसिमल। बहुत अच्छा पूछा तुमने। %d का मतलब है डेसिमल, यानी कि मेरा जो आउटपुट है वो आप ध्यान से देखिए, उसमें डेसिमल नंबर नहीं है। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, या तो मुझे 11 मिल रहा है या तो मुझे 5 मिल रहा है। मुझे 11 पॉइंट है ना, तो ये मेरे पास में क्या है, डेसिमल नंबर का कंसेप्ट। अगर मैं यहाँ पर फ्लोट भी बना सकता हूँ, बहुत अच्छा पूछा तुमने, फ्लोट बना सकता हूँ। देखिए फ्लोट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक फ्लोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए यूजर की जरूरत नहीं है, यूजर फ्रेंडली की जरूरत है। अगर मैं फ्लोट बना देता हूँ तो मेरे पास बहुत फायदा है कि ये मेरा प्रोग्राम क्या बन गया, फ्लोट बन गया। देखिए 8.3 बन गया, 3.0 बन गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 8.0 ले रहा हूँ, यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, दिस इज 3.0 ले रहा हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे केवल d के जगह f लेना पड़ेगा, यहाँ पर d के जगह f लेना पड़ेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलना चाहिए, 11 नहीं मिलेगा, 11.0। ठीक है ना। अब आप देखेंगे C++ में तो 11.0 मिलता है, लेकिन C में क्या मिलेगा, 6 जीरो मिल जाएंगे। ठीक है, आप चेक करके देखिएगा कि आपको कितने जीरो मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने उसके ऊपर में कंट्रोलिंग नहीं की है। ठीक है ना, उसके ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितने जीरो चाहिए। जैसे मुझे 22/7 बनाना है तो 22/7 में कभी भी डेसिमल नंबर कितने, बहुत सारे हो सकते हैं। मुझे 2 चाहिए, 4 चाहिए, 6 चाहिए, मैं अपने अकॉर्डिंग बना सकता हूँ। तो लेट दिस इज द प्रोग्राम। ठीक है, इसमें एक और चीज मुझे चेंज करनी थी, यहाँ पर क्या लिखना है, ऐड आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माई सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने देखिए आपके सामने किया है किस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो ये आप इस तरीके से अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप प्रोग्राम इंट में भी बनाएं और फ्लोट में भी बनाएं, दोनों में बना के आप चेक करिए अपना प्रोग्राम, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा। ओके नाउ सर, हाँ सर पिछले वाले में जिसमें अपन ने x माना था ना एक, हाँ तो सर उसमें आपने इंट लिया था x जैसे। हाँ मैंने इंट लिया होगा। हाँ तो बोलो। सर उसमें अपन को जैसे रिजल्ट पहले से मालूम था कि आंसर इंटीजर ही आएगा, हाँ है ना। हाँ तो सर अगर आंसर इंटीजर ना हो के फ्रैक्शन होता तो क्या प्रोग्राम रन करता? देखो ये जो तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे देखो, इसमें ये याद रखना है हमको, जैसे यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा है, x जो आंसर आ रहा है वो 6 ही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, इस प्रोग्राम को मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, इसको डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ। अब बताओ आंसर क्या आना चाहिए। अगर मैं डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो बट नेचुरल मेरा रिजल्ट जो आएगा वो डेसिमल में आना चाहिए। यस सर। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इंट को, अगर मैंने यहाँ पर इंट लिया है तो यहाँ पर क्या होगा, अभी तो ये आंसर आपका ट्रंकेट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 4 की जगह 3 लिया है तो यहाँ क्या होगा,
मतलब एक चीज मैं आपको मतलब अभी भी इसमें भी क्लियर कर सकता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास अगर इंट होगा, है ना, और यहाँ पर मैं इंट कर रहा हूँ और डिवाइड बाय इंट कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, व्हाट डू मीन बाय दिस? इसमें ये हो रहा है कि ये तीनों ही इंट है तो आंसर भी इंट ही आना चाहिए। ठीक है, अगर हाँ इन दोनों में से कोई भी चीज आपकी फ्लोट है ना, इसमें अगर आपकी ये फ्लोट हो जाए तो आपका आंसर फ्लोट आ जाए, इंटीजर आएगा। यहाँ तक तो ये फ्लोट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। इंटीजर। हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं फ्लोट कर देता हूँ तो मान के चलिए कि आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे फ्लोट आना चाहिए। मैं फ्लोट। बताऊंगा उसको, अलग से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अभी सर। अपन इसको डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक ओके सर। है ना। बहुत अच्छा पूछे तुमने, मेरे को मतलब इस तरीके के इनपुट चाहिए थे, तो मैं आपको अलग से दूंगा। नाउ द क्यूब, अब मुझे क्यूब बनाना है। तो क्यूब के लिए बेटा क्या करना है हमको, हमको क्यूब बनाना है। तो क्यूब के लिए आपको पता है कि हमको 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको नॉर्मली 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करके ही बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको पावर फंक्शन यहाँ पर नहीं बताऊंगा। तो दिस इज माई क्यूब। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि मैंने इसको इनपुट लिया नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेट किया है और आउटपुट किया है। तो यहाँ पे जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे 7 का क्यूब मिलना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा 343 होता है। ठीक है, तो दिस इज द यूर इनपुट एंड आउटपुट ऑफ क्यूब। अब मैं जब इस प्रोग्राम को बना रहा हूं तो यहाँ पर भी मैंने देखिए पावर फंक्शन नहीं लिया है, डायरेक्टली हमने क्या लिया है, 7 × 7 × 7। अब देखिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा आपको बताया है कि यहाँ पर प्रिंटफ मैंने अलग अलग ले लिया। मैं चाहूँ तो दोनों को साथ भी ले सकता हूँ, पर अभी अपन ने समझने के लिए अलग अलग लिया। आप अलग अलग भी ले सकते हैं। और आउटपुट में आपको कैसा मिलेगा, आउटपुट में आपको एक साथ ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसमें हमने स्लैश एन नहीं लगाया है। अगर हम स्लैश एन लगा देते तो क्यूब इज इक्वल टू 343 हो जाता। यानी इस प्रोग्राम में अगर मैं स्लैश एन लगा देता लाइक दैट, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, मुझे फिर आउटपुट में मिलता क्यूब इज इक्वल टू 343। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि कितना आप यूजर फ्रेंडली अपने लिए बना रहे। देखिए कस्टमर जो भी आपका वो रहेगा प्रोग्राम, मतलब जिसको प्रोग्राम बना के देना है, उसको ये थोड़ी पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपने क्या यूज किया है। ठीक है ना, उसे तो ये मालूम है कि मुझे भाई इनपुट मिल रहा है और आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रोग्रामिंग कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं बनती है कि आपने स्लैश एन लगाया है नहीं लगाया है, आपने 2 लाइन में प्रिंटफ लिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है केवल क्यूब इज इक्वल टू 343 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दिस इज द देयर रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ द लास्ट प्रोग्राम, हमें रिमाइंडर और डिविजिबल का कंसेप्ट समझना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, 2 इक्वेशन आपको समझाने के लिए लिया है। रिमाइंडर के लिए मैंने 7%3 लिया है और डिविजिबल के लिए 7/3 लिया है। तो आर इसमें कितना मिलना चाहिए बता सकता है कोई? आर और डी इसमें कितना मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा 7%3 में? 1 रिमाइंडर, हाँ रिमाइंडर अपने को कितना मिलेगा, रिमाइंडर अपने को अगर हम यूज 1 करेंगे मिलेगा सर। रिमाइंडर, और डिविजिबल कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अच्छा ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर और डिविजल में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अब मैं आपको क्लियर करता हूं। ये मेरा एनालिसिस है, ये हमारा क्या है, ग्राफिकल आउटपुट है। तो इस तरीके से आउटपुट तो बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये एल्गोरिथम भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम टू दी दिस। तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 1 हो रहा है और आपका डिविजुअल कितना हो रहा है ना, ये आपका 2 आ रहा है। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो इस तरीके से हमको आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग किस तरीके से इसको प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग हो गया। इसमें हमने इंट और आर डी ले लिया, आर इज इक्वल टू 7/3 कर दिया और डी इज इक्वल टू 7/3 कर दिया। अब इसमें जो आउटपुट मिलेगा मुझे इस तरीके से मिलेगा, आर इज इक्वल टू 1 एंड डी इज इक्वल टू 2। तो मेरे ख्याल से हमने बहुत कुछ आज के समझ भी लिया है, आप इसको करके देखिएगा। और एक डाउट था। हाँ बोलो। तो जैसे इधर परसेंट डी यूज करा सेकेंड वाले में 7/3 में, अगर उधर एफ यूज करते तो 2.33 आंसर
देखो, हाँ, इसमें जो डी में देखो, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस प्रोग्राम में एक चीज बस, अच्छा आपने भी मेरे को याद दिला दिया, है ना। तो इसमें आपको बस एक चीज मुझे ये बतानी थी कि जो हम यूज कर रहे हैं %d एंड स्लैश, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए कि परसेंट जो यूज होता है वो केवल इंटीजर में होता है, लेकिन जो स्लैश होता है वो इंटीजर और फ्लोट दोनों में होता है। अगर मैंने यहाँ पर 7 3 लिया है तो इसमें मैं इंटीजर ही लूंगा, ये याद रखना। दिस इज द लिमिटेशन इन अवर ऑपरेटर। ये ऑपरेटर में दोनों ही ऑपरेंड इंटीजर होना चाहिए, लेकिन स्लैश में इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोट भी हो सकता है। और जो अभी आप पूछ रहे हैं, बहुत सही पूछ रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर %f कर दिया होता तो मुझे f कहाँ कहाँ करना पड़ता, इंट जो d है उसको मुझे पहले फ्लोट बनाना पड़ता। तो मैं यहाँ पहले फ्लोट बनाऊंगा, फिर मेरा यहाँ पर फ्लोट आएगा। अच्छा, उसमें मेरे को 7.0 करना पड़ता। कोई भी एक ऑपरेंड को फ्लोट बनाएंगे तो आंसर फ्लोट में आएगा। अगर दोनों इंटीजर में है तो हमारा डिस्कार्ड हो जाता है डेसिमल नंबर। एग्जैक्टली देखें तो 7/3 यानी कि हमको मिलना चाहिए कितना, इसमें 1.2 पॉइंट समथिंग मिलना चाहिए था, लेकिन हमको यहाँ पर केवल 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैंने ट्रंकेट कर दिया, लेकिन इसको परसेंटेज में मैं कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलने लगेगा। तो ये आप करके देखिएगा कि यहाँ पर %f, तो ये केवल %f यहाँ करने से नहीं होगा, उसको आपको फ्लोट डी भी बनाना पड़ेगा। जब आप फ्लोट डी बनाएंगे तो ही यहाँ पर %f काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सर अपन ने आर में %d के साथ /n क्यों लगाया? /n मैंने इसलिए लगाया, अब आउटपुट में देखो आपको क्या दिख रहा है, r = 1 और दूसरी लाइन में दिख रहा है d = 2। आपको जो आउटपुट है वो 2 लाइन में मिल रहा है। अगर आपको 2 लाइन में नहीं चाहिए तो /n हटा दो। ओके सर, ओके। तो आपको मिलेगा r = 1 और एक स्पेस के बाद d = 2। देखिए, मैं आपको वही बार बार समझा रहा हूं कि हमें लेमन जैसा आउटपुट चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता, /n हटा देता, तो क्या मिलता, तो यहाँ पर एक तो देखिए, अगर मैंने बिल्कुल इसको ऐसा कर दिया तो मुझे आउटपुट क्या मिलता, मुझे आउटपुट बिल्कुल क्लोज मिलता। यहाँ पर क्या मिलता, इस तरीके से मिलता। अब बताइए कि आप सेटिस्फाई नहीं होते कि सर ये क्या आपने बना दिया, तो मुझे तो यहाँ पर पहले एक स्पेस देना है, तो मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा और यहाँ पर भी एक स्पेस मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो सकता है कि दिस आर द 2 वैल्यू। अब लेकिन मैंने यहाँ पर /n लगा दिया, /n लगाने से बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो गई कि ये जो आउटपुट है वो हमारा डिस्टिंग्विश है। तो ये हमको समझाना है बार बार कि हमारे वैल्यू को, है ना। तो ये कंसेप्ट। ओके, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। सर एक डाउट था। हाँ बोलो सर अगर जो d है, मींस d को अगर फ्लोट में लिखे कि फ्लोट (d) और जो उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है 7/3 उसको एज इट इज रहने दे, बट उसका आंसर तो फ्लोट में आएगा ना। अभी देखो क्या होगा, मैंने आपको ये प्रोग्राम लिख दिया, अब ये प्रोग्राम भी लिख दिया मैंने। अब मेरे को बताओ इसका आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। अब आपको अब ध्यान से लिख के बताना, मैंने फ्लोट डी कर दिया है। जी सर। अब देखो d = 7/3 है। अब यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा 2.0। क्यों मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक आपका फ्लोट नहीं है। अगर आप इसको 7.0 कर देंगे तब ये आपको 2 पॉइंट जो भी मिल रहा है, सपोज यहाँ पर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ ना, 2 से डिवाइड करता हूँ यानी कि मुझे 3.5 मिलना चाहिए। जी सर। लेकिन मुझे अगर मैं यहाँ पर इसे है ना ऐसे ही रहने देता हूँ, 7/2 रहने देता हूँ, तो मुझे केवल यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ओनली 3 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डेसिमल नंबर आपका डिस्कार्ड हो रहा है। तो सर वो वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है। हाँ, नहीं राउंड ऑफ भी नहीं करेगा, उसको है ना 3.5 को 0.5 को डिस्कार्ड कर देगा ये। लेकिन अच्छा। इसमें अगर, हाँ, इसमें मैं अगर किसी एक को बना देता हूँ इस तरीके से, या तो मैं 7 को फ्लोट बना देता हूँ या मैं 2 को फ्लोट बना देता हूँ, दोनों में से किसी एक को फ्लोट बना देंगे तो ये हमारा आंसर 3.5 मिलने लगेगा। और अगर आप दोनों को फ्लोट बना देते हैं तो भी ठीक है। तो ये मैंने मैनुअली बनाया, इसको एक और कास्ट करके बनाते हैं, टाइप कास्टिंग आती है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो वो कास्टिंग भी हम कर देंगे तो यहाँ पर ये आपका फ्लोट आंसर देगा।
तो इस तरीके से आप इसको करके देखिए, यू विल गेट ए प्रॉपर आंसर। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग रिस्पॉन्सिव बने धीरे धीरे, लेकिन टाइम लिमिट और नॉनसेंस वाली कंसेप्ट को धीरे से हटा दें। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir.